प्यारे दर्शकों, एक बार फिर रत्नेश शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार सीरीज में हम आपको न्यूरोलॉजी से संबंधित डिसऑर्डर के बारे में नई नई जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि डीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज समय समय पे आपके लिए नई नई जानकारियां न्यूरोलॉजी से संबंधित लाता है। और इसके पुरोधा हमारे पास जो हैं वो डॉक्टर मंजेश राठी हैं, जो इतने मर्मज्ञ हैं अपने कार्य में कि हमको समय मिल जाता है और आपका भी लाभ हो जाता है और सभी का लाभ होता है जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपको न्यूरोलॉजी से संबंधित नई नई जानकारी लगातार मिलती रहेगी। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट डिसऑर्डर। मूवमेंट डिसऑर्डर, जैसा कि हम देखते हैं कि हमको चलने फिरने में और मूवमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती है। हम आसपास भी देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं। तो हम डॉक्टर मंजेश राठी को का स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार हमें फिर से समय दिया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मूवमेंट डिसऑर्डर का क्या अर्थ है और ये क्या होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, न्यूरोलॉजिस्ट, चेयरमैन डीएमआर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मूवमेंट डिसऑर्डर शर्मा जी बेसिकली मींस क्या होता है कि नॉर्मल हम चलते हैं, नॉर्मल हम लोग हैं, कई बार हमें कंपन आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी की मूवमेंट बढ़ जाती है, कई बार मूवमेंट कम हो जाती है। आदमी बहुत धीरे धीरे चलता है, झुक के चलता है, तो जो ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाती है उसे हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, और जो मूवमेंट कम हो जाती है उसे हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर्स की, तो अपने जो प्रैक्टिस है उसमें ट्रेमर्स काफी कॉमन है। ट्रेमर मींस हाथ का हिलना, आप कंपन, चाय पकड़ेंगे तो चाय हिलना आपका, आप बुक पकड़ेंगे तो बुक हिल रही है आपकी, आप जो भी सामान पकड़ रहे हैं या आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं तो वो हिल रहा है। बैठे बैठे भी कंपन आती है, रेस्ट ट्रेमर कहते हैं उसको। काम करने पे कंपन आती है, इंटेंशनल ट्रेमर कहते हैं उसको। डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्टोनियास काफी कॉमन है, मतलब जैसे किसी की गर्दन टेढ़ी हो गई है, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया है, तो ये डिस्टोनियास कहलाते हैं। डिस्टोनिया। देन ओल्ड एज में पार्किंसन डिजीज काफी कॉमन है। पार्किंसन में क्या है, आप बैठे बैठे हाथ हिलता रहता है, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, आप झुक के चलते हैं, तो पार्किंसन काफी कॉमन है। देन और मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे कोरिया है, ऐसे हाथ का मूवमेंट करना कोरिया है। कई बार मुंह का मूवमेंट, टिक्स मूवमेंट्स आते हैं, तो सभी मूवमेंट डिसऑर्डर कहलाते हैं, मतलब ज्यादा मूवमेंट होना या कम होना। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कम उम्र में हाथों में कंपन होता है और जो ओल्ड एज में होता है, इसमें क्या फर्क है? काफी देखिए, और ट्रेमर्स जो है, ट्रेमर्स यंग एज में भी आ सकते हैं, जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं असेंशियल ट्रेमर जो होता है वो कम एज में भी आ सकता है, 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा असेंशियल ट्रेमर पारिवारिक भी होता है। पारिवारिक असेंशियल ट्रेमर में आप देखिए फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है आपका, उसकी फैमिली में कई लोगों को ट्रेमर्स होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ट्रेमर, असेंशियल ट्रेमर्स। दूसरा, ओल्ड एज में ट्रेमर्स आते हैं, बुढ़ापे में जो ट्रेमर्स आते हैं 62 ईयर प्लस में आते हैं, वो पार्किंसन ट्रेमर काफी कॉमन है। रेस्ट के ट्रेमर होते हैं, ऐसे मूवमेंट आपका हिलता रहता है, हाथ का मूवमेंट होता रहता है। तो यंग एज में देन बहुत कॉमन कॉज हो गया सब्सटेंस अब्यूज, काफी कॉमन हो गया है। देन मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म में ट्रेमर आ गए हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक में ट्रेमर्स आ गए हैं। तो आपकी क्लिनिक में खास तौर से किस तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर आते हैं? आप खास तौर से कौन से ऐसे मरीज आते हैं जो आप ट्रीट करते हैं? या देखिए, मैंने बताया जैसे असेंशियल ट्रेमर कॉमन है, पार्किंसंस कॉमन है, क्रोनिक अल्कोहलिक सब्सटेंस अब्यूज ट्रेमर्स जो है वो भी काफी कॉमन है। देन मेटाबॉलिक हाइपरथायराइडिक ट्रेमर भी काफी कॉमन है। देन एंजाइटी वाले ट्रेमर्स के बाद क्या है, देयर इज नो कॉज बट पेशेंट्स द एंजाइटी, आदमी को एंजाइटी महसूस होती है, घबराहट होती है, तो दे हैव ट्रेमर्स, उनका होता है। देन डिस्टोनियास काफी कॉमन है। राइटर्स क्रैम्प, जब लिखते हैं तो हाथ का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। सर्वाइकल डिस्टोनियास काफी कॉमन है, गर्दन का टेढ़ा हो जाना, एक तरफ झुक जाना काफी ज्यादा कॉमन है। देन एथिटोसिस, ऐसे मूवमेंट बच्चे करते हैं, एथिटोसिस कॉमन है। कोरिया मींस ऐसे मूवमेंट होती है, डांसिंग मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, मरीज ज्यादा लगता है डांसिंग मूवमेंट्स है, तो कोरिया मूवमेंट काफी कॉमन है। तो ये सब कॉमन मूवमेंट्स हैं। तो बच्चों में और बड़ों में भी काफी फर्क होता होगा इसमें? हाँ, देखिए बच्चों में जो है पोस्ट इन्फेक्शियस काफी है, जैसे कोरिया है, पोस्ट इन्फेक्शियस होता है। बड़ों में जो है डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ब्रेन श्रिंक करता है, डिजनरेट करता है, उसके बाद मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। देन लेडीज में और बच्चों में टिक्स काफी कॉमन है, ओरोफेशियल डिस्टोनियास कॉमन है, डिस्काइनेसियास कॉमन है। तो इसका डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और क्या करते हैं ट्रीटमेंट में? पहले तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, आपको डायग्नोस करना है कि एग्जैक्टली मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है। देन आजकल हमारे पास में अगर बात करें डिस्टोनियास के लिए, और हमारे पास में बोटॉक्स थेरेपी अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, बोटॉक्स थेरेपी काफी यूजफुल है।
काफी पेशेंट को काफी उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर? बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग ना, बहुत बहुत अच्छा है आपका जो है सर्वाइकल डिस्टोनियाज में, राइटर्स क्रैम्प में काफी यूजफुल है। हम लोग काफी पेशेंट्स में कर चुके हैं और काफी इसका यूजफुलनेस है। देन एडवांस सर्जरी आती है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आता है पार्किंसन में, डीबीएस डिवाइस आता है जो ब्रेन में फिट हो जाता है पार्किंसन पेशेंट में, राइट स्टेज पे कर दिया जाए तो। इवन एसेंशियल ट्रेमर्स में भी डीप ब्रेन डीबीएस, जैसे मान लीजिए इस तरह का पेशेंट है तो कौन सी ऐसी एज ग्रुप है जिसमें अगर हम कर दें शुरुआत में ही तो उस पेशेंट को रोका हमें इसको डायग्नोस करना है कि जितना हम अर्लियर स्टेज में करेंगे उन चीजों को उतना डायग्नोस बेटर रहता है, जितना एडवांस स्टेज में चलाएंगे उतना मुश्किल होता है। कुल मिला के हम इस नतीजे में पहुंचे कि जो न्यूरोलॉजी है डॉक्टर साहब, उसमें जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास अप्रोच कर लेते हैं, अपने लक्षण को जितनी जल्दी पहचान लेते हैं, उतनी जल्दी हमें लगता है कि हम सही समय पे अपना अगर इलाज शुरू कर दें तो हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं और समय पे उसका ट्रीटमेंट दे भी सकते हैं। बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक ये एक हट के टॉपिक था जिसके विषय में लोग आसपास देखते हैं लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि इसकी गंभीरता आगे चल के क्या होने वाली है। तो हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि ये जो कंपन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं इसके विषय में भी अपनी जानकारी बढ़ाइए और इस तरह की कोई भी समस्या हो तो संपर्क करिए या अपने जो पेशेंट हैं उनको इस विषय में बताइए, क्योंकि ये हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे परिवार में भी समस्या हो सकती है, हमें स्वयं हो सकती है और आसपास समाज में और पड़ोसियों को भी हो सकती है। तो इसकी जितनी जागृति, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, जितनी शीघ्र हम उस लक्षण को पहचान लेते हैं उतनी शीघ्र उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो आज दर्शकों इतना ही, आपकी जो समय दिया इसके लिए एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर मंजेश शाठी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार जो आप इतना समय हम लोगों को देते हैं, पेशेंट्स के लिए रखते हैं और खुद तो काबिल है ही हैं, हम लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी इस तरह से दे देते हैं जो हमारे लेवल में हमारी समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजेश शाठी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दर्शकों।